हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इश्क या सौदा एक दर्द भरी प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बुगाटी कार की रफ्तार शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे छोड़ते हुए अब पहाड़ियों के बीच बने एक शांत और बेहद आलीशान प्राइवेट रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रही थी। कार के भीतर का माहौल अब पहले जैसा दम घोटू नहीं था। मध्यम आवाज में बज रहा पुराना रोमांटिक संगीत खिड़की के पार बहती हवा के साथ मिलकर एक अजीब सी शांति पैदा कर रहा था। निशा कार की खिड़की से बाहर देखते पहाड़ों और पेड़ों को देख रही थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में उसकी सादगी और उसका भीगा हुआ रूप किसी ताजी कली जैसा निखर रहा था। विक्रम स्टीयरिंग व्हील्स पर अपनी फौलादी पकड़ बनाए हुए था, लेकिन उसकी नजरें बार बार साइड मिरर के जरिए निशा के चेहरे के बदलते भावों को पढ़ रही थी। उसने महसूस किया कि निशा की आंखों में अब वह पहले वाला खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरा ठहराव आ चुका था। तुम अब भी मुझसे डर रही हो निशा? विक्रम की भारी और मखमली आवाज कार के कैबिन में गूंजी। इस आवाज में कोई क्रूरता नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी जिज्ञासा थी। निशा ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें विक्रम के तीखे और शाही चेहरे पर टिक गई। शुरुआत में बहुत डर लगता था विक्रम। मुझे लगता था तुम कोई पत्थर दिल इंसान हो जो सिर्फ तड़पाना जानता है, लेकिन जब से तुमने मेरे घावों पर मरहम लगाया है और अपने अतीत का वो दर्द मुझसे साझा किया है, मुझे समझ आया कि तुम्हारी यह नफरत झूठी है। तुम बस उस सच को ढूंढ रहे हो जो सालों से तुमसे छुपाया गया। निशा की इतनी परिपक्व और समझदारी भरी बात सुनकर विक्रम के होठों पर एक बहुत ही हल्की और दुर्लभ इसमें मुस्कान आ गई। उसने गाड़ी को एक बहुत बड़े और सुरम्य वुडन विला के पोर्च में रोक दिया। यह रिजॉर्ट चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंची सुरक्षित दीवारों से घिरा हुआ था। यहाँ परिंदा भी विक्रम राठौर की मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता था। जैसे ही दोनों कार से नीचे उतरे, विला के भीतर पहले से मौजूद रुद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर डैनियल ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। डॉक्टर डैनियल के हाथ में एक बहुत ही एडवांस लाइट वेव बायो स्कैनर था। तैयारी पूरी है राठौर साहब? रुद्र ने चारों तरफ मुस्तैद गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा। अभिमान सिंघानिया के आदमियों को भनक भी नहीं है कि हम यहाँ हैं। विक्रम ने सिर हिलाया और निशा को लेकर विला के भीतर बने एक आलीशान कांच की दीवारों वाले मास्टर बेडरूम में आया। इस कमरे से बाहर का खूबसूरत नज़ारा और ढलता हुआ सूरज साफ दिखाई दे रहा था। कमरे की सुनहरी लाइटें माहौल को और भी ज़्यादा सुरक्षित और रोमांटिक बना रही थी। निशा, डॉक्टर डैनियल को इस कोड को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए तुम्हारे शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ाना होगा। इसके लिए तुम्हें इस बिस्तर पर लेटना होगा, विक्रम ने बेहद नरमी से कहा। निशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। वह जानती थी कि उसके पिता के बेगुनाहों का सबूत इसी राज में छिपा है। वह बेड पर पेट के बल लेट गई। विक्रम उसके पास बैठा और उसने बहुत ही सलीके और मर्यादा के साथ निशा की साड़ी के पल्लू को थोड़ा सा खिसकाया, जिससे उसकी गोरी और मखमली पीठ पर वह बना हुआ छोटा सा टैटू साफ नजर आने लगा। डॉक्टर डैनियल ने अपना स्कैनर निशा की त्वचा के पास लाया। मिस्टर विक्रम, मैंने इस स्कैनर में एक हल्की सी थर्मल वेव सेट की है। जैसे ही यह निशा के बदन को छुएगी, इनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और धड़कनें तेज होंगी। निशा, आपको थोड़ा सा गर्म महसूस हो सकता है, घबराइएगा मत। जैसे ही स्कैनर की नीली लेजर बीम निशा की पीठ पर रेंगने लगी, निशा के बदन में एक सिरहन दौड़ गई। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। उसने अनजाने में विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने भी बिना किसी देरी के निशा की नाजुक उंगलियों को अपने बड़े और गर्म हाथ में थाम लिया। विक्रम की हथेलियों की वफादार और मजबूत पकड़ ने निशा के भीतर के सारे डर को एक ही पल में गायब कर दिया। दोनों की आंखें एक दूसरे में उलझ गई। कमरे की हवा में नफरत का नामो निशान मिट चुका था। वहां सिर्फ एक बेपनाह तीव्र और वफादार आकर्षण की खुशबू थी। तभी स्कैनर से एक तेज बीप की आवाज आई। डॉक्टर डैनियल चिल्लाए, सक्सेस मिस्टर विक्रम, कोड एक्टिवेट हो गया है। यह देखिए स्क्रीन पर। यह एक डिजिटल चाबी का वीडियो लिंक और पासवर्ड है। राघव शर्मा ने मरने से पहले एक गुप्त सर्वर पर अपनी आखिरी वीडियो वसीयत अपलोड की थी। विक्रम ने तुरंत टैबलेट अपने हाथ में लिया और जैसे ही वीडियो प्ले किया, स्क्रीन पर निशा के स्वर्गीय पिता राघव शर्मा का चेहरा उभर आया।
उनके चेहरे पर वही पुरानी सौम्यता और ईमानदारी थी। वीडियो में राघव शर्मा की आवाज़ गूंजी, विक्रम बेटा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता है कि धीरज शर्मा ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन सच यह है कि उस रात फैक्ट्री में आग मैंने नहीं बल्कि खुद धीरज शर्मा ने लगाई थी, ताकि वह कंपनी का बीमा क्लेम और सारा पैसा हड़प सके। मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे और तुम्हारे परिवार को मारने की साजिश रची। मैंने अपने हिस्से के सारे शेयर्स और इस गुनाह के सारे असली सबूत निशा के नाम एक सीक्रेट बैंक लॉकर में सुरक्षित रख दिए हैं, जिसकी चाबी धीरज के पास कभी नहीं जाएगी। बेटा, मेरी निशा की रक्षा करना, वह बिल्कुल बेकसूर है। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से सालों का अंधा गुस्सा आंसुओं के रूप में बहने लगा। वह जिस शर्मा परिवार से नफरत कर रहा था, उसी परिवार ने उसके पिता को बचाने की कोशिश की थी। धीरज शर्मा ने उसका इस्तेमाल किया था। विक्रम ने रोते हुए निशा की तरफ देखा। निशा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। निशा ने बेड से उठकर तुरंत अपने नाजुक हाथ विक्रम के आंसुओं से भीगे गालों पर रख दिए। नहीं विक्रम, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें धोखे में रखा गया था। विक्रम ने अपनी सुध बुध खोकर निशा को अपनी मजबूत बाहों में पूरी तरह से भींच लिया। यह आलिंगन वासना का नहीं बल्कि एक गहरे पछतावे, सुरक्षा और सुलगती हुई सच्ची मोहब्बत का था। निशा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को विक्रम के इस वफादार साये में पूरी तरह से सौंप दिया। लेकिन तभी विला के बाहर हुआ बम धमाका इतना भयानक था कि कांच की विशाल दीवारें चरमरा कर संगमरमर के फर्श पर बिखर गई। पूरा कमरा बारूद के काले धुएं और धूल से भर गया। रुद्र प्रताप सिंह खून से लथपथ हालत में दरवाजे को तोड़कर अंदर आया। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसने हाँफते हुए कहा, साहब, तनीषा सिंघानी अपने पिता के सबसे खतरनाक शार्प शूटरों के साथ विला को घेर चुकी है। शायद उसे अंदाजा लग चुका था। यह सुनते ही विक्रम राठौर के चेहरे पर पछतावे के जो आंसू अभी अभी आए थे, वो एक झटके में गायब हो गए। उसका चेहरा एक बार फिर उसी बर्फीले और खूंखार ऑरा में बदल गया जो सामने वाले का खून जमा दे। उसने टैबलेट को अपनी जेब में डाला और निशा की तरफ देखा, जो डर के मारे बेड की चादर को सीने से पीछे कांप रही थी। निशा को लग रहा था कि विक्रम अब उसे अपनी बाहों में संभाल कर ढाढ़स बंधाएगा, लेकिन विक्रम ने अपनी भावनाएं छुपाने के लिए जानबूझकर अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा सख्त और क्रूर बना दिया। वह नहीं चाहता था कि निशा को उसके दिल की कमजोरी का जरा सा भी अंदाजा हो। सच तो यह था कि विक्रम निशा से तब से बेपनाह और जुनूनी प्यार करता था जब उसने सालों पहले उसे कॉलेज के बाहर पहली बार देखा था। लेकिन अतीत के धोखे और सिंघानिया खानदान के बिछाए जाल की वजह से वह अपने इस प्यार को दुनिया के सामने नहीं ला सकता था। खड़ी हो जाओ निशा शर्मा। विक्रम ने निशा की नाजुक कलाई को इतनी बेरहमी से दबोचा कि निशा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पिता के हत्यारे का वीडियो देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा? राघव शर्मा का गुनाह इस एक वीडियो से कम नहीं होता। तुम अभी भी मेरी खरीदी हुई गुलाम हो और तुम्हारी जान पर सिर्फ मेरा हक है। निशा की आंखों में जो हल्की सी नरमी आई थी, वह विक्रम के इस क्रूर बर्ताव को देखकर एक बार फिर गहरी नफरत में बदल गई। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और गुस्से से विक्रम को घूरा। तुम एक आदमखोर भेड़िए हो विक्रम राठौर। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस नाम से नफरत है। तुम्हारी इस नफरत की सजा तुम्हें हर रात मेरे बिस्तर पर भुगतनी होगी, लेकिन पहले तुम्हारी जान की हिफाजत करना मेरा काम है, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। उसने निशा को एक झटके में रुद्र की तरफ धकेला। रुद्र, इसे पीछे के सीक्रेट टनल से निकालो और राठौर मेंशन के उसी अंधेरे तहखाने में बंद कर दो जहाँ इसका भाई आरव सड़ रहा है। जब तक मैं सिंघानिया साम्राज्य को खाक में नहीं मिला देता, यह लड़की बाहरी दुनिया के लिए मर चुकी है। रुद्र ने बिना एक पल गंवाए निशा का हाथ पकड़ा। निशा चिल्लाती रही, विक्रम को कोसती रही, लेकिन रुद्र उसे जबरन उस गुप्त अंधेरे रास्ते की तरफ खींचता चला गया। जैसे ही निशा सुरक्षित टनल के भीतर गायब हुई, विक्रम राठौर ने अपने टैक्सीडो कोट के बटन खोले और उसे उतार कर फर्श पर फेंक दिया। अब वह सिर्फ वाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट कोट में था। उसने दीवार के गुप्त कैबिनेट से अपनी 2 कस्टमाइज्ड ऑटोमेटिक गन निकाली, उन्हें लोड किया और हॉल की तरफ बढ़ गया। विला का मुख्य हॉल अब एक
युद्ध का मैदान बन चुका था। तभी सिंघानिया के भेजे हुए 10 नकाब पोस शूटर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर रहे थे। बिला के महंगे झूमर और कलाकृतियां गोलियों से भिन्न भिन्न होकर नीचे गिर रही थी। बारूद के धुएं के बीच से तनीषा की तीखी और पागलों जैसी आवाज गूंजी, विक्रम बाहर आओ, आज तुम्हारी वो 10 करोड़ी कली मेरे हाथों मरेगी। विक्रम एक बड़े पिलर की ओट में खड़ा था। उसकी आंखों में इस समय एक ऐसी खूंखार चमक थी जो किसी भूखे तेंदुए की होती है। वह पिलर के पीछे से एक झटके में निकला और उसकी दोनों गन से ठाए 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 की आवाजें एक साथ गूंजी। सामने खड़े 2 शूटरों की खोपड़ी गोलियों के असर से फट गई और उनका गर्म खून बिला के सोफे पर बिखर गया। तनीषा सिंघानिया, विक्रम की आवाज से की दहाड़ की तरह गूंजी। राठौर साम्राज्य की अमानत पर हाथ डालने की कीमत तुम्हारी मौत से शुरू होती है। एक शूटर ने विक्रम पर मशीनी गन तानी, लेकिन विक्रम ने फर्श पर एक लंबी डाइव लगाई। वह शूटर के पैरों के पास पहुंचा और उसने एक ही झटके में शूटर की टांग की हड्डी को अपने जूतों से कुचल दिया। शूटर दर्द से चिल्लाया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विक्रम ने गन उसकी ठुंडी के नीचे टिकाकर ट्रिगर दबा दिया। पूरा हाल गोलियों की गूंज और लाशों के गिरने की आवाज से दहल उठा। विक्रम अकेले ही उन सभी शूटरों पर भारी पड़ रहा था। वह उनके सामने एक ऐसी ढाल बनकर खड़ा था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। वह तनीषा के करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी पीछे से एक घायल शूटर ने अपनी आखिरी ताकत समेटकर विक्रम की पीठ की तरफ निशाना साधा और फायर कर दिया। ढाए एक गोली विक्रम के बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। सफेद शर्ट पर लाल खून का एक बड़ा धब्बा तेजी से फैलने लगा। विक्रम के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। उसने बिना मुड़े पीछे की तरफ अपनी गन का रुख किया और उस आखिरी शूटर के सीने में 3 गोलियां उतार दी। तनीषा ने जब देखा कि उसके सारे शूटर मारे जा चुके हैं और विक्रम कंधे से खून बहने के बाद भी उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसका पूरा घमंड खौफ में बदल गया। वह कांपते हुए अपनी गन छोड़कर पीछे की तरफ भागी और अपनी कार में बैठकर पहाड़ी के रास्ते फरार हो गई। विक्रम ने अपने बहते हुए खून को अपनी हथेली से दबाया। उसकी आंखों में तनीषा के लिए कोई रहम नहीं था, लेकिन इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही फिक्र थी, निशा। उधर राठौर मैंसन के उस सीलन भरे ठंडे और अंधेरे तहखाने में निशा को लाकर बंद कर दिया गया था। उस लोहे के पिंजरे के दूसरे कोने में उसका भाई आरव बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था, जिसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी थी। निशा ने पिंजरे के लोहे के सरियों को अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से हिलाया। खोलिए इस दरवाजे को, मुझे बाहर निकालिए। विक्रम राठौर, तुम एक कसाई हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम मेरे पिता के नाम पर कलंक लगा रहे हो। तभी तहखाने की सीढ़ियों से जूते की भारी खटखट आवाज गूंजी। निशा ने देखा कि विक्रम राठौर अंदर आ रहा था। उसकी सफेद शर्ट खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा दर्द के मारे पीला पड़ रहा था, लेकिन उसका ऑरा अभी भी उतना ही कड़क और जानलेवा था। वह पिंजरे के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। निशा ने उसकी शर्ट पर लगे खून को देखा तो उसके दिल में एक पल के लिए अनजान सा झटका लगा, लेकिन उसने अपनी नफरत को कम नहीं होने दिया। ये तुम्हारे पापों का खून है विक्रम, तुम इसी तरह तड़पोगे। विक्रम ने उसकी नफरत भरी आंखों में सीधा झांका। उसने अपने दिल के उस दर्द को छुपाया जो निशा की बातें उसे दे रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, यह खून सिर्फ शुरुआत है निशा शर्मा। तनीषा और अभिमान सिंघानिया ने जो खेल शुरू किया है उसे खत्म मैं करूंगा, और जब तक यह खेल खत्म नहीं होता, तुम और तुम्हारा भाई इसी अंधेरे में मेरी कैद में रहोगे। तुम्हारी हर सांस पर सिर्फ मेरा पहरा होगा। विक्रम ने मुड़कर रुद्र की तरफ देखा जो वहां खड़ा था। इसके घाव पर मरहम लगाओ और इसे खाना दो। इसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बदन पर छिपा वो राज ही अब सिंघानिया साम्राज्य की तबाही का कारण बनेगा। विक्रम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। निशा पिंजरे के भीतर फर्श पर बैठ गई और रोते हुए अपने भाई का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह विक्रम को दुनिया का सबसे क्रूर इंसान मान रही थी, जबकि विक्रम ऊपर अपने आलीशान कमरे में अकेला खड़ा अपनी खिड़की से घने अंधेरे को देखते हुए मन ही मन कह रहा था, निशा, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, लेकिन जब तक इस विक्रम के जिस्म में आखिरी सांस बाकी है, सिंघानिया खानदान का कोई भी साया तुम्हारी इस मासूमियत को छू नहीं पाएगा।
विला के उस खूनी रण के बाद राठौर मैंसन का आलीशान अहाता रात के घने साये में डूबा हुआ था और विक्रम राठौर अपने कंधे के गहरे जख्म की परवाह किए बिना सीधे सेंट्रल जेल की तरफ बढ़ रहा था, जहां पुलिस कमिश्नर ने राघव शर्मा की वीडियो वसीयत और फैक्ट्री अग्निकांड के सबूतों के आधार पर अभिमान सिंघानिया और तनीषा सिंघानिया को सलाखों के पीछे डाल दिया था। विक्रम ने पुलिस स्टेशन के भीतर कदम रखा तो उसका 3 पीस सूट अभी भी बारूद की महक और खून के धब्बों से सना हुआ, और जैसे ही उसने सलाखों के पीछे तनीषा को देखा वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि विक्रम, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने उस मामूली सी लड़की के लिए सिंघानिया साम्राज्य से दुश्मनी मोल ले ली। डैड ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ बिजनेस के लिए था। विक्रम सलाखों के बिल्कुल करीब आया और उसका ऑरा इस समय किसी ठंडी अमराज जैसा था। उसने जेब में हाथ डालते हुए कमिश्नर की तरफ देखा और बेहद भारी आवाज में कहा कि सिंघानिया खानदान के किसी भी केस में जमानत की अर्जी मंजूर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मेरे परिवार को जिंदा जलाया था। अब ये कोर्ट की तारीखों पर तिल तिल कर मरेंगे। और वह बिना तनीषा की चीखें सुने वहां से पूरी टसक के साथ बाहर निकल गया। मैंसन वापस लौटते ही विक्रम ने सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह को गुप्त हुक्म दिया और उसने सामने तो निशा को डराने के लिए उसे तहखाने में ही रखने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही निशा की नजरें हटी विक्रम ने आरव को तहखाने से निकालकर मैंसन की तीसरी मंजिल के सबसे आलीशान और सुरक्षित कमरे में शिफ्ट करवा दिया, जहां शहर के 2 सबसे महंगे प्राइवेट डॉक्टर्स आरव की टूटी कलाई और सिर के जख्म का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर ने आकर विक्रम को रिपोर्ट्स सौंपी कि छोटे मालिक आरव बाबू की हालत अब बिल्कुल खतरे से बाहर है और आपने जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ मंगवाई थी उनसे इनकी हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाएगी। विक्रम ने पट्टी बंधे कंधे को संभालते हुए सावित्री अम्मा की तरफ देखा, जो हाथ में गर्म पुलाव का कटोरा लिए खड़ी थी, और उसने बहुत ही खामोशी से कहा कि सावित्री अम्मा, निशा के लिए जो खाना जाएगा वह उसकी पसंद का इलायची वाला कश्मीरी पुलाव होना चाहिए, लेकिन जब तुम उसे दोगी तो यही कहना कि यह मेरे सुबह के नाश्ते का बचा हुआ हिस्सा है जो फेंकने के बजाय उसे दे दिया गया है। वह मेरी वफादारी जान गई तो बाहरी दुश्मनों के सामने अपनी सतर्कता खो देगी। सावित्री अम्मा ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और नीचे तहखाने की तरफ बढ़ गई, जहां निशा शर्मा लोहे की सलाखों को पकड़कर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि वह एक ऐसे हैवान के चंगुल में फंस चुकी है जो उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसी हैवान का छिपा हुआ पहरा उसकी जान की रक्षा कर रहा था। तहखाने का भारी दरवाजा जब एक तीखी आवाज के साथ खुला तो निशा ने देखा कि सावित्री अम्मा हाथ में चांदी की आलीशान थाली लिए अंदर आ रही थी और उस थाली में ताजे फल, मैंगा जूस और खुशबूदार कश्मीरी पुलाव सजा हुआ था। निशा, जो कल रात से भूखी प्यासी फर्श पर सिमटी बैठी थी, उसने उस राजसी खाने को देखकर हैरान होकर पूछा कि अम्मा, यह खाना किसके लिए है? क्या विक्रम राठौर ने मेरे भाई आरव को भी ऐसा ही खाना दिया है? सावित्री अम्मा ने विक्रम के कहे अनुसार अपने चेहरे पर जबरन एक कड़क और रूखा भाव लाया और कहा कि अरे नहीं लड़के, यह तो छोटे मालिक के सुबह के नाश्ते का बचा हुआ हिस्सा है जो उन्होंने फेंकने के बजाय तुम्हें देने को कहा है। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो उसे भी सूखा राशन दे दिया जाता है। निशा की आंखों में विक्रम के लिए नफरत की एक नई लहर दौड़ गई और उसने बुदबुदाते हुए कहा कि मैं जानती थी वह इंसान कभी नहीं सुधर सकता, वह सिर्फ हमसे अपनी क्रूरता का बदला ले रहा है। और फिर उसने गुस्से में पुलाव का एक निवाला अपने मुंह में रखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे चखा उसका पूरा वजूद कांप उठा, क्योंकि वह पुलाव बिल्कुल वैसा ही बना था जैसा उसकी स्वर्गीय माँ उसके बचपन में बनाती थी, यानी कम तीखा और इलायची की महक से भरपूर। निशा चौंक गई कि विक्रम राठौर को कैसे पता कि उसे कश्मीरी पुलाव में इलायची की महक पसंद है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इस बेरहम मुखौटों के पीछे कोई ऐसा गहरा सच छिपा था जो उसकी सोच से भी परे था? और वह इस उलझन में डूबी ही थी कि तभी सीढ़ियों से विक्रम राठौर खुद नीचे उतरा। आज उसने ब्लैक फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, और वह पिंजरे के बिल्कुल पास आया तो निशा उठकर सलाखों के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली कि विक्रम, तुम रोज एक नया नाटक लेकर आते हो। कभी तुम करीब आकर खुद को अचानक रोक लेते हो, कभी छुप कर मेरी वसीयत सुरक्षित करते हो, और कभी इस कदर हैवान बन जाते हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो?
विक्रम का दिल निशा के इतने नज़दीक और उसकी आंखों के आंसू को देखकर जोर से धड़का, क्योंकि सच तो यह था कि वह निशा से पूरे 3 साल पहले से पागलों की तरह मोहब्बत करता था जब उसने उसे कॉलेज की सीढ़ियों पर पहली बार देखा था। लेकिन वह अपनी इस भावना को जाहिर करके निशा को सिंघानिया के बचे हुए जासूसों के निशाने पर नहीं लाना चाहता था। उसने अपने दिल को पत्थर किया और ठंडे लहजे में कहा कि मैं सिर्फ राघव शर्मा की आधी अधूरी वसीयत का वो सच चाहता हूँ जो तुम्हारी इस खूबसूरत पीठ पर छुपा है। और आज दोपहर कोर्ट की फॉरेंसिक टीम इस मेंशन पर आ रही है। तुम्हें उनके सामने अपनी पीठ का वो बायोकेमिकल कोड स्कैन करवाना होगा। अगर तुमने कोई चालाकी की तो आरव की दूसरी कलाई टूटने में वक्त नहीं लगेगा। निशा ने गहरी नफरत से उसे घूरा, क्योंकि उसे लग रहा था कि विक्रम उसकी जायदाद हड़पने के लिए यह सब कर रहा है, जबकि विक्रम असल में उसे कानूनी रूप से हमेशा के लिए सुरक्षित करने का जाल बिछा रहा था, ताकि सिंघानिया खानदान कभी भी उस पर या उसकी जायदाद पर अपना हाथ ना डाल सके। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे जब राठौर मेंशन के आलीशान लिविंग रूम में कोर्ट के 2 सीनियर फॉरेंसिक ऑफिसर्स और एक सरकारी वकील भारी सुरक्षा के साथ आकर बैठ गए और विक्रम के एक सख्त इशारे पर सावित्री अम्मा निशा शर्मा को नीचे लेकर आई, जिसने एक बेहद साधारण नीले रंग की कॉटन साड़ी पहन रखी थी और उसमें उसकी सादगी देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग था। विक्रम ने बहुत ही सलीके और पूरी मर्यादा के साथ निशा को एक स्क्रीन के पीछे जाने का इशारा किया, जहां केवल महिला ऑफिसर्स मौजूद थी, और निशा ने बिना किसी विरोध के अपनी घोड़ी पीठ का लाइव स्कैन करवाया, जिसके बाद कुछ ही पलों में लिविंग रूम के बड़े मॉनिटर पर राघव शर्मा की ऑफिशियल डिजिटल सील और पासवर्ड पूरी तरह से उभर आया। सरकारी वकील ने वसीयत के कागजातों पर अपनी मुहर लगाते हुए बड़े ही अदब से कहा कि मिस्टर विक्रम राठौर, राघव शर्मा की वसीयत अब कानूनी रूप से पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी है और इसकी इकलौती वारिस निशा शर्मा है। जब तक वह अपनी मर्जी से किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देती, तब तक सिंघानिया इंडस्ट्रीज तो क्या इस दुनिया की कोई भी ताकत इस साम्राज्य पर दावा नहीं कर सकती। और मिस्टर विक्रम, आपने इस लड़की को अपनी कस्टडी में रखकर वाकई इसकी जान और इसकी जायदाद दोनों को बचा लिया है। यह सुनते ही निशा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने चौंक कर विक्रम की तरफ देखा, जो सोफे पर पूरी टसक के साथ बैठा सिगार सुलगा रहा था, क्योंकि सरकारी वकील खुद कह रहे थे कि विक्रम ने उसकी जान बचाई है और वह उसकी जायदाद को हड़प नहीं रहा, बल्कि उसे कानूनी तौर पर हमेशा के लिए सुरक्षित कर रहा था। ऑफिसर्स के जाने के बाद विक्रम निशा के बिल्कुल पास से गुजरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद धीमी आवाज में बोला कि तुम्हारी अमानत अब सुरक्षित है निशा, अब वापस अपनी पिंजरे में जाने की तैयारी करो। निशा को वापस भेजकर विक्रम जब रात के 2 बजे अपने पेंट हाउस बेडरूम में अकेला खड़ा था, तो खिड़की पर टकराती ठंडी हवा के झोंके उसे आज से पूरे 3 साल पीछे अतीत के एक खूबसूरत और सुनहरे पन्ने में खींचते चले गए, जब वह शिकागो से नया नया पढ़ाई पूरी करके लौटा था और अपने पिता की मौत के बाद पूरी तरह शांत रहने लगा था। उस दिन वह सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक स्कॉलरशिप ट्रस्ट के सिलसिले में चांसलर से मिलने गया था, और जब वह मीटिंग खत्म करके वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी कैंटीन के पास लगे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे उसका ध्यान गया, जहां जहां निशा शर्मा सफ़ेद सलवार सूट में खड़ी थी। निशा अपनी सहेलियों से शर्त लगाकर एक अंधी लड़की का नाटक करते हुए मटके वाले से कुल्फी चुराने की कोशिश कर रही थी और चश्मा लगाकर हाथ में कॉपियाँ भींचे आगे बढ़ रही थी कि तभी उसका पैर वहाँ पड़े पानी के पाइप से उलझ गया और वह हवा में लहराई। विक्रम की फुर्ती किसी चीते जैसी थी और उसने बिना एक पल गवाए आगे उछाल लगाकर निशा को जमीन पर गिरने से ठीक पहले अपनी मजबूत और चौड़ी छाती में थाम लिया था, जिसके बाद निशा की काफिया हवा में उड़कर चारों तरफ बिखर गई और दोनों की नजरें पहली बार एक दूसरे से टकराई थी। उस एक पल के लिए जैसे कॉलेज का सारा शोर थम गया था और विक्रम, जो दुनिया के लिए एक पत्थर दिल बिजनेस टाइकून बनने की राह पर था, उस लड़की की इस मासूम और फनी हरकत को देखकर अपने दिल की धड़कनें पूरी तरह से हार बैठा था। वह हर हफ्ते बिना किसी काम के कॉलेज के पिछले गेट पर गाड़ी खड़ी करके निशा को दूर से हंसते खिलखिलाते देखता रहता था, और एक बार तो वह हाथ में गुलाब का फूल लेकर कॉरिडोर में उससे बात करने भी गया था। लेकिन तभी वहां धीरज शर्मा की गाड़ी आकर रुकी और पिता की मौत का खूनी मंजर
याद आते ही विक्रम के हाथ रुक गए थे और उसने उस गुलाब को मुट्ठी में भींच लिया था जिसके कांटे उसकी हथेली में चुभ गए थे। फ्लैशबैक से बाहर आते ही विक्रम की आंखों में फिर से वही सख्त और प्रोटेक्टिव ऑरा वापस आ चुका था। उसने अपनी सिल्क की ब्लैक शर्ट पहनी और मनी मन भारी आवाज में कहा कि निशा, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, लेकिन जब तक इस विक्रम के जिस्म में आखिरी सांस बाकी है सिंघानिया खानदान का कोई भी साया तुम्हारी इस मासूमियत को छू नहीं पाएगा। अगली सुबह निशा ने तहखाने में मिलने वाले उस खुशबूदार कश्मीरी पुलाव के स्वाद और अपने भाई आरव की फिक्र के बीच एक बहुत बड़ा फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि सावित्री अम्मा उससे कुछ न कुछ छुपा रही हैं। और दोपहर के समय जब पूरा मेंशन बिल्कुल शांत था तो निशा दबे पांव तहखाने के खुले गेट से बाहर निकली और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। वह बिना किसी नज़रों में आए बहुत ही सावधानी से तीसरी मंजिल के सबसे आखिरी कमरे के पास पहुंची, जहां दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। और जैसे ही उसने खिड़की के पार भीतर झांका तो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि बेड पर उसका छोटा भाई आरव बहुत ही आराम से तकिए के सहारे बैठा बैठा हुआ टीवी देख रहा था और शहर के दो सबसे महंगे डॉक्टर्स उसकी कलाई का प्लास्टर चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा कि आरव बाबू, मिस्टर विक्रम ने विशेष रूप से आपके लिए जो दवाइयाँ विदेश से इंपोर्ट करवाई है उनका असर कमाल का है, और बस 2 हफ्ते और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद दरवाजे के पीछे छिपी निशा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि विक्रम जिसे दुनिया के सामने अपना कैदी बता रहा था, उसे उसने असल में राजाओं की तरह सारी सुख सुविधाओं में रख रखा था। और वह पुलाव जो उसे माँ के हाथ जैसा लगा था, वह आरव का यह आलीशान इलाज, वह कोर्ट के वकीलों के सामने उसकी वसीयत की सुरक्षा, सब कुछ विक्रम राठौर का छुप कर किया जाने वाला वो त्याग था जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। निशा उल्टे पांव सीढ़ियों से ऊपर भागी और सीधे विक्रम के पेंट हाउस बेडरूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे अब और इस असमंजस में नहीं जीना था। और वह जैसे ही कमरे के भीतर दाखिल हुई तो सामने विक्रम अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर बैठा था, जहाँ उसके कंधे का जख्म थोड़ा सा खुल गया था और पट्टी पर लाल खून का एक नया धब्बा उभर आया था। वह अकेले ही अपने बाएं हाथ से मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोट पीठ की तरफ होने के कारण उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। और उसने चौंक कर देखा तो तुरंत अपने चेहरे पर वही पुराना सख्त और क्रूर मुखौटा ओढ़ने की कोशिश की कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना इस पेंट हाउस में कदम रखने की। निशा, वापस जाओ। निशा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वह शांत लेकिन दृढ़ कदमों से विक्रम की तरफ बढ़ी तथा उसने आगे बढ़कर बहुत ही कोमलता से विक्रम के दोनों मजबूत कंधों पर अपने नाजुक हाथ रख दिए और उसे वापस सोफे पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। निशा ने फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम उठाया और अपनी कांपती हुई लेकिन बेहद कोमल उंगलियों से विक्रम के उस खूनी जख्म पर लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जैसे ही निशा की उंगलियों की छुअन विक्रम की गर्म त्वचा से टकराई तो विक्रम के पूरे बदन में एक अनजान सी सिरहन दौड़ गई और निशा ने बेहद धीमी रुआसी आवाज में फुसफुसाया कि तुम बहुत बड़े झूठे हो विक्रम राठौर। तुम दुनिया के सामने खुद को एक हैवान दिखाते हो, लेकिन छुप कर मेरे भाई का इलाज करवा रहे हो, मेरी वसीयत को सिंघानिया खानदान से सुरक्षित कर रहे हो। आखिर क्यों छुपा रहे हो अपना यह सच, और तुम मुझसे नफरत का नाटक क्यों कर रहे हो? निशा के इस मासूम सवाल ने विक्रम के भीतर पिछले 3 सालों से बंद उस जुनूनी आशिक के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया और वह अब और अपनी भावनाएं नहीं छुपा सका तथा एक झटके में सोफे से खड़ा हुआ और घूमकर उसने निशा की पतली कमर को अपनी फौलादी बाहों के घेरे में दबोच लिया, जिससे दोनों के जिस्म की तपिश एक दूसरे की रूह को छूने लगी। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी शिद्दत से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता निशा, और अगर सिंघानिया के बचे हुए भेड़ियों को या इस मतलबी दुनिया को जरा सा भी पता चल गया कि तुम और तुम्हारा भाई इस विक्रम राठौर की सबसे बड़ी कमजोरी हो तो वो तुम्हें मिटा देंगे। राघव शर्मा ने जो आग बुझानी चाहिए थी उसकी कीमत मेरे परिवार ने चुकाई है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस बेपनाह और जुनूनी प्यार की कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी पड़े। यह सुनते ही निशा का दिल थम सा गया कि विक्रम उससे इस हद तक प्यार करता है कि उसकी रक्षा के लिए खुद दुनिया की नज़रों में विलन बन गया है। पेंट हाउस बेडरूम की उस
नीरव सन्नाटे में विक्रम राठौर की चौड़ी छाती से सीना का कोमल बदन पूरी तरह सटा हुआ था और विक्रम की फौलादी बाहें निशा की पतली कमर पर इस कदर कसी हुई थी मानो वह अपनी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत को दुनिया की नजरों से छुपा लेना चाहता हो। विक्रम की आंखों में भरा वो बरसों पुराना दर्द, उसका जुनून और प्यार का वो अचानक हुआ इजहार निशा के पूरे वजूद को अंदर तक झकझोर गया था और निशा की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने कांपती हुई नजरों से विक्रम के तीखे और पसीने से भीगे चेहरे को देखा तो इस चेहरे पर इस समय कोई क्रूरता नहीं थी, कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर था जो किसी बच्चे का अपनी सबसे प्यारी चीज को खोने का होता है। और निशा के गुलाबी होठों से बेहद धीमी फुसफुसाती हुई आवाज निकली कि विक्रम, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कैसे? तुम तो मुझे जानते तक नहीं थे और तुम तो मुझे उस ऑक्शन के बाजार से खरीद कर लाए हो। निशा के इस सीधे और मासूम सवाल ने विक्रम को अचानक होश में ला दिया और उसे एहसास हुआ कि जज्बातों के बवंडर में बहकर उसने अपने दिल का वो सबसे बड़ा राज निशा के सामने खोल दिया था, जिसे छुपाने के लिए उसने खुद पर हैवानियत का मुखौटा ओढ़ा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर निशा को उसके इस गहरे प्यार का पूरी तरह एहसास हो गया तो वह सिंघानिया खानदान के बचे हुए गुंडे और कोड के जासूसों के सामने अपनी सतर्कता खो देगी। और इस बेरहम दुनिया में निशा को सुरक्षित रखने का इकलौता तरीका यही था कि वह पूरी तरह से उसके प्यार में ना डूबे, बल्कि उसमें एक कशमकश बनी रहे। विक्रम ने अपने जबड़े भींचे और उसने बहुत ही मुश्किल से अपने दिल को पत्थर किया तथा अपनी बाहों की पकड़ को निशा की कमर से धीरे धीरे ढीला कर दिया और उसने 2 कदम पीछे हटकर अपने चेहरे पर फिर से वही ठंडी और सपाट खामोशी ओढ़ ली। उसने अपनी आवाज़ को वापस उसी भारी और कड़क लहजे में बदलते हुए कहा कि इसे मेरा प्यार समझने की भूल मत करना निशा शर्मा। मैंने सिर्फ यह कहा कि तुम इस समय मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज तुम्हारी वसीयत को हासिल करने के लिए तुम्हें निशाना बना रही है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो राघव शर्मा का वो आधा सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। तब और मैं अपने दुश्मन को अधूरा नहीं छोड़ता। निशा ने विक्रम के बदलते हुए भावों को देखा तो वह पूरी तरह से असमंजस के गहरे दलदल में डूब गई कि अभी कुछ सेकंड पहले इस इंसान की आंखों में जो बेपनाह जुनून था वह अचानक इतनी बर्फ जैसी ठंडक में कैसे बदल गया। यह शख्स आखिर चाहता क्या है? वह जब भी करीब आता है तो उसकी रूह को छू लेता है, लेकिन अगले ही पल खुद को एक अजनबी की तरह दूर कर लेता है। निशा ने अपने बिखरे हुए साड़ी के पल्लू को संभाला और अपनी आंखें पोंछते हुए गुस्से और उलझन से कहा कि तुम बहुत अजीब इंसान हो विक्रम राठौर। तुम अपनी इस क्रूरता के पीछे चाहे जो राज छुपा लो, लेकिन मैं अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम मेरे भाई आरव का कितने अच्छे से कमरे में इलाज करवा रहे हो और सावित्री अम्मा ने कहा कि तुम उसे सूखा राशन देते हो, लेकिन वहाँ तो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स उसकी सेवा में लगे हैं। आखिर तुम इतने दोहरे चरित्र के साथ कैसे जी लेते हो? विक्रम ने अपनी ब्लैक सिल्क की शर्ट उठाई और उसे अपने कंधों पर डालते हुए ठंडे लहजे में कहा कि राठौर मैंसन में किसे किस कमरे में रखना है यह फैसला सिर्फ मेरा होता है और आरव का जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि वह गवाह है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी इस वसीयत के पेपर्स अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अब तुम्हारा ऊपर इस पेंट हाउस में रहने का कोई काम नहीं है। विक्रम ने जोर से सावित्री अम्मा को आवाज़ दी जो बाहर ही खड़ी थी और तुरंत कमरे के भीतर दाखिल हुई। तो विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए सख्त लहजे में हुक्म दिया कि निशा को नीचे लेकर जाओ और इसे मेंशन के दूसरे हिस्से वाले गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो, क्योंकि तहखाने की सीलन इसके भाई के इलाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन याद रहे यह अभी भी मेरी कस्टडी में है और मेरी मर्जी के बिना यह इस घर के मुख्य गेट से बाहर नहीं जानी चाहिए। निशा ने विक्रम की तरफ एक आखिरी गहरी और खोजी नज़र डाली और वह सावित्री अम्मा के साथ कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसका दिल अब यह मानने को तैयार नहीं था कि विक्रम उसका दुश्मन है और वह इस रहस्य के आखिरी तह तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। रात के 3 बज चुके थे और मेंशन के पूर्वी हिस्से में बने एक खूबसूरत और सुरक्षित गेस्ट रूम में निशा बेड पर लेटी हुई थी, जहां
जहाँ का कमरा तहखाने से लाख गुना बेहतर था, क्योंकि यहाँ मखमली बिस्तर था और ताज़ी हवा के लिए एक बड़ी बालकनी थी। लेकिन निशा की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ विक्रम के उस कॉलेज वाले जिक्र पर अटका हुआ था जो उसने जज्बातों में बहकर कहा था। निशा ने करवट बदलते हुए सोचा कि उसने कहा कि वह मुझसे बहुत पहले से प्यार करता है, लेकिन मैं तो उससे अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसी ऑक्शन के स्टेज पर मिली थी। फिर वह मुझसे पहले कैसे मिल सकता है, और क्या उसने मुझे कहीं देखा था? तभी निशा की नज़र कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लड़की की अलमारी पर पड़ी, जो थोड़ी सी खुली हुई थी और उसके भीतर कुछ पुरानी फाइलें और किताबें रखी थी। जिसके बाद निशा के भीतर की जिज्ञासा जाग उठी और वह बेड से उतरी तथा दबे पांव उस अलमारी के पास पहुंची। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोला तो उसके भीतर से राठौर एंड शर्मा एसोसिएट्स के कुछ पुराने दस्तावेज और कॉलेज के कुछ ब्रोनर्स नीचे गिर पड़े। जिसके बाद निशा ने झुककर उन पेपर्स को उठाना शुरू किया और तभी उसकी नज़र एक बहुत ही पुरानी नीले रंग की डायरी पर पड़ी, जिसके ऊपर कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, विक्रम राठौर पर्सनल डायरी। निशा का दिल जोर से धड़का और उसने घबराकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। जिसके बाद उसने कांपते हाथों से उस डायरी को उठाया और उसका पहला पन्ना पलटा। डायरी के पहले ही पन्ने पर सेंट जेवियर्स कॉलेज का एक पुराना ब्रोशर्स चिपका हुआ था और उसके ठीक नीचे विक्रम की बेहद खूबसूरत और कड़क लिखावट में लिखा था कि 8 नवंबर आज जिंदगी में पहली बार किसी लड़की की नादानी पर मुझे रोने के बजाय हंसी आई, और वह सफ़ेद सलवार सूट में किसी अंधी लड़की का नाटक कर रही थी, सिर्फ उस कुल्फी वाले से कुल्फी चुराने के लिए। जब वह मेरे सीने से टकराई और उसने अपनी बड़ी बड़ी हिरणी जैसी आंखें खोली, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी इस नफरत से भरे दिल को पिघलाने वाली चाबी मुझे मिल चुकी है अब। और निशा शर्मा, तुम मेरी ज़िंदगी का वो सच हो जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें दूर से देखना ही मेरी हर रोज़ की दुआ बन चुका है। डायरी के पन्ने के बीच में एक सूखा हुआ गुलाब का फूल भी रखा था, जिस पर खून की सूखी हुई कुछ बूंदों के निशान थे, जिसे देखकर निशा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और उसने तुरंत अपनी हथेलियों से अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। वह समझ चुकी थी कि विक्रम झूठ नहीं बोल रहा था और वह उससे पूरे 3 साल पहले से, जब वह उसे जानती तक नहीं थी, तब से पागलों की तरह मोहब्बत करता था और उसकी हर एक बचकानी हरकत पर नजर रखता था। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें राठौर मैंसन के लॉन पर बिखरी, तो निशा शर्मा के चेहरे पर डर की जगह एक शरारती और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसके हाथ में अब विक्रम की वो पर्सनल डायरी लग चुकी थी जिसने उसके दिल के सारे संयसों को मिटा दिया था। निशा अच्छे से जानती थी कि विक्रम के इस पत्थर जैसे मुखौटे को पिघलाने के लिए उसे कोई बड़ा दांव खेलना होगा। तभी मैंसन के मुख्य पोर्च में एक बेहद महंगी स्पोर्ट्स कार आकर रुकी, जिससे 6 फीट लंबा बेहद आकर्षक और सूट बूट में सजे एक नौजवान ने नीचे कदम रखा, जिसका नाम कबीर मेहरा था। कबीर कोई और नहीं बल्कि लंदन से लौटा विक्रम का इकलौता बचपन का सच्चा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था, जो विक्रम के हर एक राज से वाकिफ था। और जैसे ही लिविंग रूम में विक्रम और कबीर गले मिले, तो विक्रम के चेहरे पर लंबे समय बाद एक दोस्ताना नरमी देखी गई। कबीर सोफे पर बैठते ही कड़क आवाज में बोला कि यार विक्रम, मैंने सुना है कि तुमने सिंघानिया साम्राज्य की धज्जियां उड़ा दी हैं और किसी लड़की को ऑक्शन से बचाकर यहाँ लाए हो। कहाँ है वो भाभी सा? जरा मैं भी तो देखूं। विक्रम ने हमेशा की तरह अपनी जेब में हाथ डाला और ठंडे लहजे में कहा कि कबीर, वह कोई भाभी नहीं है, वह सिर्फ एक कैदी है और राघव शर्मा के खानदान का गंदा खून है। अपनी हद में रहो। तभी सावित्री अम्मा के साथ नीले रंग की साड़ी में सजी निशा सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसकी आंखों में इस समय कबीर को देखकर डर नहीं बल्कि एक नया प्लान टिमटिमा रहा था। कबीर जैसे ही निशा के सामने आया तो उसकी सादगी और मासूमियत देखकर वह मुस्कुराया और आगे बढ़कर हाथ मिलाते हुए बोला कि हेलो मिस निशा, मैं कबीर हूँ, विक्रम का दोस्त, और आज से आपका भी दोस्त। वैसे इस खड़ूस के घर में आपका दम तो नहीं घुट रहा? निशा ने विक्रम की तरफ एक साथी नज़र डाली, जो सोफे पर बैठा सिगार का कस खींच रहा था, लेकिन उसकी नज़रें कबीर और निशा के जुड़ते हाथों पर टिक चुकी थी। और निशा ने कबीर के हाथों को थोड़ा और कसते हुए बेहद मीठी आवाज़ में कहा कि अरे नहीं कबीर जी,
आपके आने से तो इस वीरान घर में रौनक आ गई है, वरना यहाँ तो सिर्फ कानून और पाबंदियां ही चलती हैं। कबीर, जो विक्रम के दिल की बात अच्छे से जानता था, वह निशा के इस इशारे को एक ही पल में समझ गया कि निशा विक्रम को जेलस फील कराना चाहती है, और उसने भी खेल में शामिल होते हुए कहा कि तो फिर ठीक है निशा, आज शाम मैं तुम्हें इस शहर के सबसे बेहतरीन कैफे में कॉफी पर लेकर जा रहा हूँ। इस खड़ूस विक्रम की मर्जी हो या ना हो। विक्रम ने जैसे ही कबीर के मुंह से निशा के लिए सिर्फ निशा नाम सुना और शाम की डेट की बात सुनी इतनी जल्दी, तो उसके हाथ में पकड़ा शिगार उसकी उंगलियों के बीच ही पूरी तरह मुड़ गया, और उसके चेहरे का ऑरा इतना खौफनाक हो गया कि लिविंग रूम की हवा जैसे जम गई हो। उसने सोफे से खड़े होकर कड़क आवाज में कहा कि कबीर, वह इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, वह मेरी कस्टडी में है। कबीर ने हंसते हुए विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अरे शांत हो जाओ भाई, तुम्हारी कस्टडी मैंसन के बाहर खत्म होती है और मेरे साथ वो पूरी तरह सुरक्षित है। क्यों निशा? निशा ने मुस्कुराकर हामी भर दी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जबकि विक्रम अंदर ही अंदर गुस्से और जलन की उस भयानक आग में सुलगने लगा था जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। तो दोस्तों, आगे क्या नया ट्विस्ट आएगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।